वापस से स्वागत है बच्चों समर्पण पाल में। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 अध्याय 9 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। तो बच्चों आज हम लोग उसमें पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। हेडिंग लगाएंगे सब लोग, दर्पण सूत्र। ठीक है, इस फार्मूले को एक और नाम से जाना जाता है ना, क्या? यू वी और एफ के बीच संबंध। क्या कहते हैं इसको? यू वी तथा एफ में संबंध। अच्छा, एक चीज जानिए, यू क्या है? ध्रुव से वस्तु की दूरी को यू कहते हैं। ठीक है, ये फिगर यहाँ बना समझाता हूं मैं। कौन सा दर्पण है ये बताइए? अवतल दर्पण। यहाँ पे हमारा ध्रुव, यहाँ पर हमारा सेंटर, बीच में यहाँ मान लीजिए वस्तु है। तो वस्तु से ध्रुव की दूरी को यू से दिखाते हैं बच्चों। ठीक, उसके बाद बचा हमारा वी। वी क्या है? यहाँ प्रतिबिंब बनता है। समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ प्रतिबिंब बना हमारा बी डैश ए डैश, ये वस्तु है। तो जहां प्रतिबिंब बना वहां से ध्रुव की दूरी को वी से दिखाते हैं। ठीक, तो ये हो गया। बचा क्या? यह आप जानते हैं फोकस दूरी है। ठीक है, तो इसको ये आपके सिलेबस से हट गया है बच्चों, बट इसको जान लेते हैं हम लोग। तो इसमें भी दो कंडीशन होती है। एक अवतल दर्पण के लिए हम निकालेंगे, फिर उत्तल दर्पण के लिए निकालेंगे। अवतल दर्पण में दो प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वहां भी दो तरीके से निकाल सकते हैं। समझ में आया नहीं आया? जैसे मैं अगर कह दूं यहाँ पर हेडिंग लगा दूं अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए कहेंगे। अवतल दर्पण के लिए दो तरीके से निकाल सकते हैं। नंबर एक, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, ऐसा हो वास्तविक हो। और इसी में दूसरी कंडीशन बन जाएगी, जब प्रतिबिंब आभासी हो। बच्चों मेरा एक सवाल है, आप लोग कमेंट्स में इसको बताइएगा कि प्रतिबिंब आभासी कब बनता है? अवतल दर्पण की किस स्थिति के लिए प्रतिबिंब आभासी बनता है? अब बच्चों हम लोग बारी बारी से बात करते हैं। ये तो अवतल दर्पण के लिए, इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण के लिए। स्वागत है बच्चों आपका एक बार फिर से समर्पण पद में। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी अध्याय 9 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। तो अभी तक इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं दर्पण सूत्र के पहले, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के प्रयोग को पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे हम लोग देखेंगे दर्पण सूत्र। इसको बच्चा एक और नाम से जानते हैं, यू वी तथा एफ में संबंध। अब बच्चों यू वी और एफ क्या है? अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, और अगर आप नहीं जानते तो देखिए, ये हमारा अवतल दर्पण है बच्चों। यहां पर ध्रुव है, मान लीजिए यहां पर हमारा सेंटर है और यहां पर हमारा फोकस। तो बच्चों मान लीजिए इसके सामने एक वस्तु रखी गई है ए बी, तो यहां वस्तु से ध्रुव की जो दूरी होगी ना, उसी को बच्चों यू कहते हैं। ठीक, अब यहां से किरणें चलेंगी, एक चलेगा मुख्य अक्ष के समांतर, आप जानते हैं फोकस से होके जाएगा। दूसरा ध्रुव पे डाला, आप जानते हैं जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से चला जाएगा। यहां दोनों किरणें मिली बच्चा परावर्तन के पश्चात, तो यही ए डैश बी डैश हमारा प्रतिबिंब हो गया। अब जो प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी होती है उसको वी से दिखाते हैं बच्चों। ठीक, बचा क्या मेरे पास? एफ। आप जानते हैं ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से दिखाते हैं। ठीक, तो मेरे ख्याल से यू वी और एफ क्या है आपको कंफर्म हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। तो सुनिए, अब निकालना है मुझे अवतल दर्पण के लिए सूत्र है, यानी यू वी एफ में संबंध निकालना है। इस संबंध को हम दो दर्पण के लिए निकाल सकते हैं, या तो अवतल दर्पण के लिए निकाल सकते हैं या तो उत्तल दर्पण के लिए निकाल सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में जो फॉर्मूला आएगा बच्चों वो आएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/, यही सूत्र आपका अवतल दर्पण में भी आएगा। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/। अब आप जानते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? आभासी ही बनता है। कैसा बनता है? तो यहां पर हम केवल एक तरीके से इसका डेरिवेशन कर सकते हैं ना, लेकिन उत्तल दर्पण में आप जानते हैं प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। ठीक है, तो इस सूत्र की उत्पत्ति हम दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर एक, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, और नंबर दो, जब प्रतिबिंब आभासी।
तो आइए बारी बारी से इसको देख लेते हैं। हाँ बच्चों, एक चीज और, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बस केवल सूत्र है और उस पर आंकिक प्रश्न है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जब प्रतिबिंब वास्तविक हो। तो बच्चों अवतल दर्पण में 5 स्थितियां ऐसी होती हैं जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। पहला, अनंत से जब वस्तु आती है तो फोकस पे बनता है। दूसरा, जब फोकस और अनंत के बीच वस्तु रखते हैं तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तीसरा, जब वक्रता केंद्र पर रखते हैं तब प्रतिबिंब बराबर बनता है और वास्तविक बनता है। चौथा, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। और पांचवी कंडीशन बच्चा, जब हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और वह प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक। ठीक है, तो 5 कंडीशन ऐसी होती है जब प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक। तो आप किसी भी कंडीशन में रख लीजिए। मान लीजिए मैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रख रहा हूं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यहां मान लीजिए हमारे पास ये दर्पण है। कौन सा दर्पण है भाई, अवतल दर्पण। यहां पर हमारे पास P है, यहां मान लीजिए C है, यहां F है। बच्चा एक वस्तु को हमने रखा है, ये अनंत है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हमने एक वस्तु को रख दिया है। सपोज करिए इस वस्तु का नाम है AB। तो यहाँ B से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण चलेगी और सभी बच्चे जानते होंगे कि अगर किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो किससे होके जाएगी, फोकस। ठीक है, यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो मान लीजिए हो गया। ठीक, एक किरण और ला रहे हैं बच्चों। 4 प्रकार से किरणें आती हैं। आप फोकस से भी ला सकते हैं, वक्रता केंद्र से भी ला सकते हैं और ध्रुव से भी ला सकते हैं। प्रतिबिंब बनने के लिए केवल 2 किरणों का होना जरूरी है। तो एक किरण ये हो गई, दूसरा हम ला रहे हैं बच्चों, किससे ला रहे हैं बताइए, ध्रुव से। आप जानते हैं ये जितने एंगल से आएगा सेम एंगल से चला जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे तो ये दोनों किरणें यहां मिल रही हैं बी डैश पे, लंब डाल दीजिए ए डैश बी डैश, यही हमारा प्रतिबिंब है। केवल आपको कमेंट्स में ये बताना है कि इस स्थिति के लिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, यानी आप लोगों को प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है। आइए इसको करते हैं बच्चों। देखिए अब यहां पे हम क्या कहेंगे, यहां जब भी इस फार्मूले को प्रूव करना है तो आपको बहुत बेसिक चीजें याद रखनी है जिससे आपको ये सॉल्व करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। परीक्षा में तो ये पूछेगा नहीं, बट एनी हाउ नॉलेज के लिए आप इसको याद रख सकते हैं कि आपको सबसे पहले क्या लेना है, 2 समरूप त्रिभुज लेने हैं। ठीक है, अगर आपको यहां भी दिक्कत हो रही है तो मैं एक तरीका और बताता हूं, इसमें थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो अगर फिगर ऐसे ही बना रहे हैं तो समरूप त्रिभुज एक आप F पर ढूंढेंगे और दूसरा आप P पर ढूंढेंगे। एक किरण आपको समांतर लानी है, दूसरा आप ध्रुव से लाना है। आप हमेशा किरणों को समांतर लाइए और ध्रुव से लाइए, तो आपको समरूप त्रिभुज हमेशा कहां पर मिलेंगे, एक फोकस पर मिल जाएगा आपको, ठीक है, और एक कहां मिल जाएगा, पोल पर। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं फोकस पे कहां बन रहा है। तो ये सुनिए, यहाँ पर देखिए एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली गई। दूसरी किरण आई ध्रुव पर, जितने एंगल से आई उतने एंगल से चली गई। ये दोनों किरणें यहां मिले बी डैश से, तो आप बी डैश से ए डैश लंब डालिए और यहां से एफ मिला लीजिए, तो एक बन गया बी डैश ए डैश एफ। इसी का समरूप ढूंढना है मुझे, तो ये हो गया, यहां से हम लंब डाल देंगे डी से। तो डी से मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे। मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है एम जो पी के बहुत ज्यादा निकट है, इतना ज्यादा निकट है कि ये दूरी जो है एम पी वह इस दूरी की तुलना में नगण्य है। ठीक है, तो आपको यहां समरूप त्रिभुज एफ पर कैसे मिल गया, डी एम एफ, और दूसरा क्या मिल गया, इसी का समरूप कौन है भाई, बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ। आप देखिए और बताइए क्या मैं सही कह रहा हूं। कुछ इस प्रकार का फिगर है, यहां पर है डी, यहां पर एम, यहां पर एफ, और यहां पर हमारे पास है बी डैश, यहां पर ए डैश और एफ। अच्छा बच्चों, आप में से बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि समरूप त्रिभुज क्या होता है। तो जान लीजिए, अगर हमारे पास 2 ऐसे त्रिभुज हैं जिनमें 2 कोण बराबर है, कोई 2 कोण, इसके 2 कोण और इसके 2 कोण, 2 संगत कोण बराबर है, या इनमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो इस प्रकार के त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो आइए यहां दिखाते हैं ये कैसे समरूप है बच्चों। ये वाला कोण 90 अंश है, यहां ये वाला कोण 90 अंश है। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर देखिए, ये वाला कोण जो है, कोण ए डैश एफ बी डैश, इस वाले कोण के बराबर है, एम एफ डी के बराबर है। तो बच्चा क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो एक कोण तो यहां पे बराबर होगा, दूसरा कोण ये बराबर हो गया। अब इसका 2 कोण और इसका 2 कोण बराबर हो गया, तो त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। समझ में आया क्या। तो किसी भी त्रिभुज के समरूप होने के लिए क्या कंडीशन होती है,
दो कंडीशन होती है, या तो दो कोण बराबर हो, यानी इस त्रिभुज का दो कोण और इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो, या दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इनमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। ठीक है, चलिए वापस देखते हैं। तो दूसरा समरूप त्रिभुज हम लोग ढूंढेंगे कहां पर, फोकस पर। तो फोकस पे अगर आप देखेंगे तो बी ए पी, कहते हैं बाप है तुम्हारे, बी ए पी मिल गया बच्चों। और इसी का समरूप अगर आप वहीं ढूंढेंगे ध्यान से पी पर ही, तो एक और त्रिभुज बन रहा है, यह समकोण त्रिभुज बन रहा है, आप ढूंढेंगे ध्यान से मिल जाएगा आपको यहां। तो नाम उसका हो जाएगा बी डैश सी डैश पी, बी डैश बी डैश ए डैश पी। ठीक है, कैसे कहेंगे ये समरूप है, तो आइए दिखाते हैं, यहां फिगर बना लेते हैं। देखो यहां पर हमारे पास क्या है ए, यहां पर क्या है बी, यहां पर पी, यहां पर आप जानते हैं बी डैश और यहां पर ए डैश। तो आप देखिए ये वाला कोण 90 अंश का है इसमें, क्योंकि ए भी लंब होता है मुख्य अक्ष पर और ये भी लंब है मुख्य अक्ष पर, प्रतिबिंब भी तो लंब ही रहता है। तो ये हमारा दोनों कोण 90-90 अंश के हो गए, एक एक कोण बराबर हो गया। और आप जानते हैं ये किरण जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार इस त्रिभुज के दो कोण और इस त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया। तो ए समरूपता से ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। समझ में आया क्या? अब यही दो त्रिभुज हम ढूंढेंगे। तो ये हमारा पहला काम हो गया, ये आप समरूप त्रिभुज ढूंढेंगे। ठीक है, फिर समरूप त्रिभुज ढूंढने के बाद आप क्या करोगे, एक पक्ष बराबर कर लोगे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, एक पक्ष बराबर कर लोगे आप। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप, सबका मान रख दोगे बस। ठीक है, यूवीएफ के रूप में चेंज कर दोगे, आंसर आ जाएगा। शुरू करें, आइए मिटा देते हैं इसको, समझ में आया होगा। ठीक है, उस फिगर को नहीं, बट हाँ थोड़ा बगल में यहां मिटा देते हैं। समझ में आया ना, ये नहीं आ रहने दो, चलो यहां देखते हैं, यहां लिखता हूं ना। तो सबसे पहले हम कहेंगे एक समरूप त्रिभुज मुझे लेना है, तो हम फोकस पे ले या पोल पे, पोल पे लेते हैं। तो लिखेंगे समरूप त्रिभुज, नाम बोलिए, बी ए टी तथा बी डैश ए डैश टी। ठीक है बच्चों, इसको मिटा देते हैं, अभी ये प्रूफ करना है मुझे, बी डैश ए डैश। तो इस त्रिभुज में क्या देखोगे, अगर मैं ये दोनों समरूप त्रिभुज है, तो अगर मैं इसका लंब ले रहा हूं तो इसका भी क्या लूंगा, लंब, और इसका आधार ले रहा हूं तो इसका भी क्या लूंगा, आधार। तो इसमें लंब क्या है, ए बी, तो इसमें लंब क्या है, ए डैश बी डैश। इसमें आधार लूंगा एपी, अर्जुन रामपाल। ठीक, तो इसमें क्या लेंगे, ए डैश पी। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। क्या ये समझ में आया? सब्सक्राइब। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा समरूप त्रिभुज लेंगे। अब दूसरा समरूप त्रिभुज किस पे लेंगे, फोकस पे। फोकस कहां पर है, यहां पर, ठीक है, देखना ध्यान से। तो ये क्या आ जाएगा, यहां नाम लिखा गया डी एम एफ तथा बी डैश ए डैश एफ में। ये दोनों समरूप है, मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कैसे समरूप है। तो अगर मैं इसका लंब लूंगा तो इसका भी लंब लेना पड़ेगा, और इसका आधार लूंगा तो इसका भी आधार। ओके, तो यहां लिखेंगे समरूप त्रिभुज, नाम बोलिएगा डी एम एफ तथा, बच्चों इसको ऐसे पढ़ा है आपने तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, बी डैश ए डैश एफ। दिख रहा होगा आई होप आप लोगों को। ठीक, अब अगर ये समरूप त्रिभुज है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं, इसका लंब ले रहा हूं मैं, इसमें लंब क्या है, डीएम। तो अगर मैंने इसमें लंब लिया है डीएम, तो इसमें भी लंब लूंगा, क्या आएगा, ए डैश। इसमें आधार लूंगा मैं एम एफ, तो इसमें भी मैं आधार लूंगा ए डैश। ठीक है, आप एक चीज जानते होंगे बच्चों, समझ दुनिया कहां से नापते हैं, गुरु से, पोल से। तो इसके बाद वाले स्टेप में उसको हम देखेंगे, यहां इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब मुझे ये नहीं आओ, अभी ये समीकरण 2 नहीं हो सकता। क्या दोनों पक्ष बराबर हो गए, नहीं। दूसरा स्टेप तो वही है कि दोनों के बाएं पक्ष बराबर कर दीजिए। तो बाएं पक्ष बराबर करने के लिए देखिए, क्या हम डीएम को, क्योंकि आप तुलना कीजिए ए डैश बी डैश दोनों में नीचे, हर में दोनों में ए डैश बी डैश है,
ऊपर यहाँ ए बी है, यहाँ डीएम है, तो क्या ए बी को डीएम के बराबर कह सकते हैं? देखिए यहां पर ये था, यहां पर ए बी ना, और ये था डीएम, क्या दोनों समांतर हैं दूसरे के? सॉरी, क्या ये समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं हैं? या आप कह लीजिए ए बी डी एम एक आयत है और आयत की समूह भुजाएं बराबर होती हैं, तो क्या मैं डीएम के स्थान पे ए बी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो वही मैं डीएम को रिप्लेस कर दूंगा आप किससे? ए बी से। तो डीएम के स्थान पे क्या लिखेंगे? ए बी लिख दिया, और नीचे क्या हो गया? ए डैश बी डैश, और इसको एज इट इज लिख लीजिए। इक्वेशन सेकंड। अब यहां आप बच्चे देख पाएंगे कि दोनों के बाएं पक्ष बराबर हो गए, तो तुलना कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, और तुलना करेंगे तो ये दोनों हट जाएंगे बच्चों, यहां मिलेगा ए बी और यहां पर मिलेगा ए डैश पी, बराबर यहां पर मिलेगा एम एफ और यहां पर मिलेगा ए डैश। ये हमारा हो गया नेक्स्ट समीकरण, या छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे? सभी चीजों को, समस्त दूरियों को हम ध्रुव से नापते हैं। तो इसमें पोल है, बहुत अच्छी बात है, इसमें भी पोल है। तो ये सर कहां पोल है? कहीं तो नहीं दिख रहा है मुझे, है पोल, ये देखो क्या, तो एपी है, यहाँ पे ए डैश पी है, ठीक है, समस्त दूरियां ध्रुव से नापी गई हैं, बट यहाँ पे दूरियां ध्रुव से नहीं नापी गई हैं, तो इन दूरियों को हम ध्रुव के रूप में बदल देंगे, मतलब इसको इस प्रकार से लिखेंगे ताकि ये दूरियां ध्रुव से संबंधित हो जाए। एम एफ यहां था ना एपी, तो अब देखिए ध्यान से, एपी ये ध्रुव से है, ये भी ध्रुव से है, ये वाली दूरी ध्रुव से नहीं है, तो एम एफ को देखो ध्रुव के रूप में लिखना है। तो क्या एम एफ को मैं पी एफ लिख सकता हूं? यम बहुत निकट है पी के, सुनो यहां पर देखो, लिखेंगे यम एम पी के अत्यंत निकट है, मतलब बहुत पास है, अतः एम एफ को मैं पी एफ कह सकता हूं। नहीं समझ में आया? देखो ये दूरी कितनी थी? एम एफ दिख रहा है आप लोगों को? एम एफ को पी एफ कह सकते हैं क्योंकि एम पी के बहुत ज्यादा पास है, तो चाहे एम एफ कहो चाहे पी एफ, एक चीज तो हो गया बच्चों, ये बदल गया, बचा ए डैश एफ, ए डैश एफ। जरा यहां समझो, यहां पर पी है, यहां पर ए डैश है, यहां पर एफ है, बच्चा ए डैश एफ, इतनी दूरी को निकालने के लिए क्या मैं पूरी दूरी में से ये दूरी घटा दूं? सही है, ये पूरी दूरी ए डैश पी है, पोल के रूप में लिखना है ना, तो ए डैश पी में से अगर पी एफ घटा दूंगा तो ए डैश एफ का वैल्यू आ जाएगा, तो मैं इसके स्थान पे लिखूंगा पी ए डैश माइनस पी एफ। ठीक बच्चों, तो ए डैश एफ को इतनी दूरी को निकालने के लिए कुल दूरी जो कि पी ए डैश है में से ये दूरी जो कि पी एफ है घटा दिया। अब यहां रख दीजिए, तो एपी ऐसे उतर गया, ए डैश पी बी उतर गया, एम एफ के स्थान पे क्या लिख दिया आपने? पी एफ, और ए डैश एफ के स्थान पे क्या लिख दिया आपने? पी ए डैश माइनस पी एफ। ठीक बच्चों, अच्छा अब सुनिए, यहां सबका वैल्यू रखेंगे। एपी को आप कैसे डिफाइन करोगे? वस्तु से ध्रुव की दूरी, और आप जानते हैं वस्तु से ध्रुव की दूरी को किसे दिखाते हैं? यू से। तो बच्चा इसके स्थान पे यू हो जाएगा। अब चूंकि ये ध्रुव के किस पार है? ध्रुव के बाईं ओर है, इसीलिए ऋणात्मक होगा। आई होप आ रहा होगा, और आ रहा हो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। ए डैश पी, ए डैश पी क्या है? प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी, इसको बी से दिखाएंगे, और चूंकि ये बाईं ओर है इसीलिए माइनस बी। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। बराबर पी एफ, पी एफ क्या है? ध्रुव से फोकस की दूरी। आप जानते हैं ध्रुव से फोकस की दूरी को एफ से दिखाते हैं, अब यह बाईं ओर है इसीलिए माइनस एफ। अगला है हमारे पास पी ए डैश, मतलब ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को वी से दिखाते हैं। अब इस पार है इसीलिए माइनस वी, तो यहां माइनस वी माइनस पी एफ, मतलब ध्रुव से फोकस की दूरी, तो ये माइनस एफ है। ठीक है, यहां देखिए माइनस माइनस कैंसिल,
यहां बचा v अपान u अपान v बराबर यहां माइनस एफ। बच्चों इन सब में माइनस कॉमन है, माइनस बाहर निकालिए, यहां बचेगा v, एक माइनस चला गया तो एक माइनस बचेगा यहां पर, सही है। अब माइनस से माइनस कैंसिल, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बस, u का गुणा v में uv बराबर माइनस u का f में uf, v का गुणा f में vf। बच्चा f वाला पद एक तरफ करेंगे तो ये माइनस उधर जाएगा प्लस uv बराबर uf और प्लस vf। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर तीन वेरिएबल हैं u v और f, दोनों पक्षों में u v f से भाग दे दिया। क्या किया मैंने, दोनों पक्षों में u v f से भाग दे दिया। तो यहां देखिए u v था ही, u v f का भाग दे दिया, u f था ही, u v f का भाग दे दिया, v f था ही, u v f का भाग दे दिया। अच्छा यहां u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, यहां u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, v से v कैंसिल, f से f कैंसिल। 1 अपान f बराबर 1 अपान v प्लस 1 अपान u, यही फार्मूला तो निकालना था मुझे। ठीक, अब इसी प्रकार के ये दो हमारे जो बच गए, जब प्रतिबिंब आभासी हो, जो कि आप बताएंगे कमेंट्स में ये कौन सी कंडीशन में अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब आभासी बनता है, और इसका तो आप सभी जानते हैं। इन दोनों के लिए आप डेरिवेशन ट्राई कीजिएगा, हो जाएगी तो अच्छी बात, नहीं होगी तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, हम उसको लगा देंगे। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है।